क्योंकि पॉइंट होने से क्या इसके बीच में इतना बड़ा गैप है, इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसको कैसे भरोगे आप? तो पहली बात तो ये तो क्लियरिटी आ जाती इतने से कि आरएचएल और एलएचएल, जब इसका एलएचएल और आरएचएल अलग अलग है, आरएचएल इज टेंडिंग टू सी, एलएचएल इज टेंडिंग टू बी। अगर मेरा आरएचएल और एलएचएल अगर अलग अलग हुआ तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस हो ही नहीं। तो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हम कंटिन्यूटी की बात आएगी। जहां पर मुझे समझ में आया या पता चला कि आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल, तो आपको कुछ नहीं करना, लिख के आना, नहीं कंटिन्यूस नहीं होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये नहीं हुआ तो कंटिन्यूस नहीं है, कंफर्म है, बट अगर ये हुआ तो कंटिन्यूस होगा, जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में आरएचएल और एलएचएल सेम है, पर क्या कंटिन्यूस है? नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेम वाला कंटिन्यूस होगा, बट ये नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। इससे क्या पता चले, फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बट फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं। हो भी सकता है कंटिन्यूस और हो भी सकता है कि कंटिन्यूस ना। अब मैं यहाँ पर और एक करता हूँ। अच्छा, अभी तक ये था कि इसके डिसकंटिन्यूटी का रीजन था कि पॉइंट नहीं था। अब सपोज इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, 0,B 0,C है और ये 1,0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? ये कंटिन्यूस होगा? इसका आरएचएल और एलएचएल तो सेम है, क्या अलग अलग है? सेम है। आरएचएल भी बी को अप्रोच कर रहा है और एलएचएल भी बी को अप्रोच कर रहा है, बट क्या कंटिन्यूस होगा? ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है? ये पॉइंट नहीं है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि आपके पास वो पॉइंट ही नहीं है, जिस पॉइंट पे इसकी डिसकंटिन्यूटी की बात आ रही है वो पॉइंट ही नहीं है। वो पॉइंट ही नहीं है मतलब ये हो गया मिसिंग, क्योंकि आपको डिसकंटिन्यूटी का टाइप भी पता होने चाहिए। दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये भी डिसकंटिन्यूस है, पर इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। व्हाई फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी? बिकॉज़ आरएचएल और एलएचएल दोनों हैं और दोनों की वैल्यू है। आरएचएल इज अप्रोचिंग टू सी, एलएचएल इज अप्रोचिंग टू बी, बट आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल। तो उसको कौन सा बोला जाएगा? फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दोनों की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, दोनों दे रहे हैं, बट दोनों सेम नहीं है। मतलब फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? आरएचएल इज नॉट इक्वल टू। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? एफ ऑफ ए इज नॉट गिवन, है ना? ये वाला पहले नहीं बताओ कंटिन्यूस है या नहीं? नहीं है, क्योंकि मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे यहाँ पे हाथ उठाने पड़ेगा ना, फिर ऊपर का पॉइंट होगा, फिर वापस ग्राफ चालू करूंगा। ये भी डिसकंटिन्यूस और इसकी डिसकंटिन्यूटी, जबकि इसमें एफ ए की वैल्यू भी दिया है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है? सी। आरएचएल एंड एलएचएल इज गिवन बी, सबकी वैल्यू है, पर फिर भी डिसकंटिन्यूस है। इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेशन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? मतलब जब कोरोना चला था तो आइसोलेशन में डाल दे इसको, दुनिया से अलग कर। तो यहाँ पर कैसे हर वैल्यू यहाँ पर अप्रोच करे, अकेला अलग पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जहां पर तीनों चीजें आरएचएल भी है, एलएचएल भी है, सेम भी है, एफ ऑफ ए भी है, बट आरएचएल इक्वल टू एलएचएल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए अलग है, इसके वजह से डिसकंटिन्यूस बनता है। तो फिर इससे क्या पता चला? कंटिन्यूस होने के लिए एफ ऑफ ए तो होना ही चाहिए, पर वो भी वही वैल्यू होना चाहिए जो आरएचएल और एलएचएल की है। जब तक ये पॉइंट नहीं भरोगे तब तक ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। तो मुझे उससे पता चल गया कि भाई कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है आरएचएल इक्वल टू एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए। अभी तक हम ये तो चेक करते ही थे, अब आप लोग को सिर्फ एफ ऑफ ए अलग से चेक करना है। अभी तक हम आरएचएल एलएचएल के लिए एफ ऑफ ए तो चेक ही नहीं करते थे, अब कंटिन्यूटी में स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता था अगर लिमिट नहीं आता होगा तो कंटिन्यूटी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो करना ही करना है। बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा करना है लास्ट में, एफ ऑफ ए। उसको कोई मेहनत नहीं होती है, एफ ऑफ ए तो डायरेक्ट वैल्यू ही डालनी है फंक्शन में, बस चेक कर लेना है कि आपका आंसर क्या आरएचएल एलएचएल इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है
कंटिन्यूस है वरना डिसकंटिन्यूस। तभी इस कंसेप्ट ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता होगा वो जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो, क्योंकि जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है बट वो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो सकता है, जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, बट जो कंटिन्यूस होगा उसका तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये दोनों सेम होगा तभी कंटिन्यूटी की बात आएगी। क्लियर? तो एक हो गया मिसिंग पॉइंट, एक हो गया फाइनाइट पॉइंट, एक हो गया आइसोलेटेड। फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल होते हैं ये तो बोलते हैं जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जंप मारते हैं 0 से 1 के बीच में बराबर चलता है, जैसे ही 1 आता है तो जंप मार के ऊपर चला जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर फ्रैक्शनल फंक्शन ये सब कौन से टाइप के कंटिन्यूस जंपिंग पॉइंट। 10x cot-x ये सब भी डिसकंटिन्यूस है, उनको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वो एसिम्प्टोट्स लेते हैं। एसिम्प्टोट्स मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, उसको वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनते हैं सारे के सारे, तो इसको तो वर्टिकल एसिम्प्टोट डिसकंटिन्यूटी। तो आपके टाइप में 3 मैंने लिखे हैं, फिर जंपिंग पॉइंट आ जाएगा, तो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एग्जांपल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब आप लोग काउंट कर सकते हो। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स 10 cot sec cosec बहुत सारे। फिर इनफाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी या इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जैसे किसी फंक्शन में ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे एक अपने पास आए भी था, मैं आपको याद कर रहा हूँ जहाँ तक बिल्कुल ध्यान, ऐसा इक्वेशन ऐसा l इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये था आपका सेट 1 या 2 में कहीं तो ये डिसकंटिन्यूस हो रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख दिया था? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जब इसका RHL देखा था, तो RHL मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 प्लस जब देखा तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस का ग्रेटेस्ट 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने x को 2 रखा तो नीचे क्या होगा? 0 और समथिंग बाय 0 क्या होगा? तो RHL ही नहीं है तो LHL क्यों ढूंढोगे? तो ये हो जाएगा आप लोगों का इनफाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मेरा RHL या LHL कोई तक ऐसा है जो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो हो सकता है कि f ऑफ a खुद इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो भी पॉसिबल नहीं है, राइट? इनफाइनाइट को तो कैसे इक्वेट करोगे? तो उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और लास्ट में एक होता है ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी सपोज किसी का लिमिट लगा और लास्ट में ऐसा कुछ आ गया, सब कुछ करने के लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट sin x बच गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट sin x बच गया आपके पास सपोज RHL में, तो आपने x को इनफाइनाइट रखा तो sin x एक्सेप्ट करेगा आपसे? कर लेगा। बस आपको क्या पता चलेगा? रोटेट करेगा, बट जब तक आपके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो LHL के साथ इक्वेट करोगे कैसे आप? तो उसको बोला जाएगा ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जहां पर आपको रेंज पता चलता है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता। ये 7 अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है हमें टाइप पूछ लिया जाए, है ना? जैसे कि लिमिट एग्जिस्टेंस के बाद आपको कंटिन्यूस सिर्फ एक स्टेप चेक करना है f ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो RHL LHL इक्वल आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्टेंस है, अगर ये कंटिन्यूस है वरना डिसकंटिन्यूस। तो जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है जरूरी नहीं कंटिन्यूस होगा, बट जो कंटिन्यूस है उसका तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मोस्टली इसका कि पूरा जो लिमिट है वही आएगा इसमें, बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पूरे लिमिट में कहीं पर भी f ऑफ a के लिए वैल्यू दिया ही नहीं जाता था, दिया जाता भी था तो हम कंसीडर भी नहीं करते थे। अब आपको कंसीडरेशन में लेना है।
और चेक कर लेना कि आपका RHL रिलेशन सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल, जैसे आपके टेक्स्ट बुक की कंटिन्यूटी आप लोगों को बोर्ड में आएगा, बिकॉज ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिया हुआ है। लिमिट इसलिए नहीं दी क्योंकि लिमिट वैसे दी 11th में उन्होंने दिया है। तो अगर आप कैसे हो सकता है कि बोर्ड की बात करें, अपने टेक्स्ट बुक में कैसे क्वेश्चन होते हैं, बोलते हैं कि चेक करके दो, 3-4 मार्क का क्वेश्चन देते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, राइट। तो देख के बदलना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो अच्छा, चेक किसके लिए करना होगा? 1 के लिए, जहां पे वहां के लिए करना होगा, क्योंकि आपको कोई बोले ऐसा क्यों उत्तर कि 1 के लिए चेक करना है, 2 के लिए क्यों नहीं करना है, तो वो लोग 2 के लिए क्यों करता है? क्योंकि 2 प्लस में आप यही फंक्शन यूज करोगे, 2 प्लस भी तो 1 से बड़ा ही होगा, 2 माइनस भी तो 1 से बड़ा ही होगा, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगा तो 1 से बड़ा ही, तो उस केस में आप यही फंक्शन यूज करोगे। और x इक्वल टू 2 के लिए भी जब एक ही फंक्शन यूज करो तो अलग आंसर थोड़ी ना आ जाएगा। अलग आंसर कब आ सकता है? अगर फंक्शन बदल जाए। एटलीस्ट अलजेब्रिक में ऐसा ही होगा कि आंसर अलग आने का रीजन एक ही हो सकता है कि फंक्शन चेंज हो जाए। इसलिए आपको चेक क्वेश्चन में दिया जाए या नहीं दिया जाए, आप कहाँ चेक करोगे? जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होगा। तो मैं 1 के लिए चेक करूंगा तो LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस कौन सा फंक्शन? 2x plus 3। ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट x को 1 रख दूंगा, तो आंसर कितना आ गया? राइट। सब्जेक्ट होगा तो डायरेक्टली आप x को 1 नहीं डाल सकते, तो वहां पर अपने थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि भाई x 1 माइनस है तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी ले रहा हूं मैं, फिर x 1 को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए x 0 को अप्रोच कर रहा होगा, है ना। x 1 को अप्रोच करोगे, x किसको अप्रोच करेगा? फिर वो सब इसमें डाल दूंगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 माइनस x प्लस 3। अब तो x को 0 रख सकता हूँ, x को 0 रखूंगा तो 2 प्लस 3 5 आना 5 है, बट वो ऑब्जेक्ट होगा तो आप डायरेक्टली पुट करके 5 ले लोगे, सब्जेक्ट होगा तो आप लिखेंगे, राइट। फिर आप क्या लोगे? तो कौन सा फंक्शन 1 प्लस के लिए x प्लस 4, x को 1 रखूंगा तो भी 5 आएगा। लिखेंगे कैसे? लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो। x किसको अप्रोच कर रहा है? तो h किसको अप्रोच करेगा? क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h प्लस 4। h को 0 रखा तो आंसर कितना है? आपका RHL कितना, LHL कितना है? RHL कितना है? और f(1) भी कितना दिया हुआ है? अब लिमिट एक्सिस्टेंस में नहीं चेक करते, इसमें चेक करो f(1) भी क्या दिया है? 5। तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(1) और हो जाए। और कभी कभी बोर्ड लेवल पे भी होता है कि भाई एक अननोन रख देंगे, फिर बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो के ढूंढ के, तो कंटिन्यूस है तो फिर यहाँ पर के रखा होगा मैंने, फिर यहाँ पर भी के आएगा, फिर इसको 0 रखोगे तो के प्लस 1 हो जाता होगा। फिर आपको पता है कंटिन्यूटी होने के लिए इसको और इसको सेम होना पड़ेगा, तो के प्लस 1 को 5 होना पड़ता होगा, तो के की वैल्यू और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट इतना इजी नहीं आएगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। ऑब्जेक्टिव में लिखना तो होता है ना, तब डायरेक्टली पुट करके भी चेक कर सकते हो। मतलब जो लिमिट में क्या वही पूरा सेम करना है आपको, बस वो टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ध्यान में रखना है और एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है f14 की वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों को जो डीपीपी दिया है उसमें 5 तक अगर नहीं किया तो पहले कर लेना, उसमें जो डाउट रह जाए तो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे। और इसका 6th और 7th जो डीपीपी होगा, अच्छा फिर आप लोग इसके लेवल 2 तो कर ही सकते हो जो लिमिट वाला है, इसका लेवल 2 आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली, तो पूरा लिमिट है। फिर आप जाओगे ना कंटिन्यूटी में, देखो उसके बाद तक चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, उसमें आपका थियरी जहाँ खत्म होगा इसका लेवल 1 देखो तो डीपीटी 6 से चलो तो 5 का कंटिन्यूशन, पेज नंबर 42।
मिला। वो जो DPP6 और DPP7 ये दोनों कंटिन्यू है और इसमें काफी सारे क्वेश्चन पीस वाइज वाले मिलेंगे आपको, जिसमें आपको पहले हटाना पड़ेगा। इसमें 8, 9, 10 मत करना और डिफरेंशिएट। ये तो आप लोगों का भी कल से आप लोगों का वेकेशन चालू हो रहा है 10-12 दिन तक, आप उसके अंदर क्या करोगे, 2 चीजें करनी है आप लोगों को। एक तो इसका लेवल 2 कर लेना है लिमिट का, राइट, और वो करने के बाद वो हो जाए उसके बाद फिर वो DPP6 और 7 करना आप लोग, राइट। और एक बार आप लोग इस दौरान में 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा रिवाइज कर लेना, बिकॉज इसके बाद हमारा जैसे ही खत्म होगा फिर हमारा AOD चालू होगा। डिफरेंशियल हमारा हो चुका है तो उसको ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट दूंगा और फिर जब AOD चालू करूंगा तो मुझे चाहिए होगा आपके पास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट, तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो जो भी टाइम है वो हम लोगों के लिए वेकेशन है, आप लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को पूरे साल में यही 10 दिन मिलते हैं। एडवांस एग्जाम कल है तो कल तक हम लोग बिजी रहते हैं, ये 10 दिन हमें मिलता है। तो ये हमारा वेकेशन है, आप लोगों का नहीं है। आप लोगों का वेकेशन कब चालू होगा? ये May 18 को, मतलब इस बार May 18 से लास्ट नेक्स्ट ईयर आप लोग के साथ टाइम पर हो सकता है 19-20 हो या उससे 2 दिन पहले हो, तो फिर वेकेशन ही वेकेशन है तुम्हारी लाइफ में। एक बार अच्छी कॉलेज मिल गया फिर कोई लाइफ टेंशन नहीं है, एटलीस्ट एकेडमिकली तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, ओके, तीनों सब्जेक्ट, फाइन। और फिर भी बीच में अगर कोई डाउट आता है कि जिसके एक ऐसा कोई डाउट आ गया जिसका सर मेरे से 5 क्वेश्चन अटक गए, तो आप लोग मैसेज कर ही देना, तो हम लोग मैसेज में रिप्लाई कर ही देंगे आप लोगों को।